वाह ननद रानी, आपका बड़ा अच्छा है। जब कोई काम होता है तो आप घर में सबसे छोटी बन जाती हो, लेकिन जबान चलाने के नाम पर सबसे बड़ी। मैं नहीं सहूंगी आपकी ये सब बदतमीजी, बस बहुत हो गया। आज मीरा गुस्से में ननद दिव्यांशी पर चिल्लाते हुए बोली। ये देखकर तो कमरे में एक पल के लिए खामोशी सी छा गई। पर भला कौन सास बर्दाश्त करेगी कि बहू उनकी बेटी को सबके सामने डांट रही है। इसलिए जानवी जी बोली, बहू तमीज बेच कर आ गई हो क्या? किस तरह से बात कर रही हो तुम दिव्यांशी से? माना कि वो छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों भला चुप रहूं? वो छोटी है तो मतलब कुछ भी सुना देगी और मैं बर्दाश्त करती रहूं? नहीं, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर ये इज्जत से बात कर सकती है तो करे, नहीं तो मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। कहकर मीरा कमरे में चली गई। सोहन, कैसा भाई है तू? तेरी बीबी यहाँ खड़ी खड़ी तेरी बहन को इतनी बातें सुनाकर चली गई और तू सिर्फ देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। देखा अपनी बीबी को कैसे रंग दिखाने लग गई है। इतना सिर चढ़ाएगा तो सिर पर चढ़कर तांडव भी करेगी। जानवी जी अपने बेटे सोहन को डांटते हुए बोली, मम्मी हर बार उसे चुप ही तो कराता था मैं, लेकिन आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करेगी? और उसे डांटने की जगह आप दिव्यांशी को समझाती क्यों नहीं हो? अभी तो वो अपने घर में झगड़ा करा रही है, कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ से झगड़े कर कर घर आ जाएगी, फिर बैठा लेना उसे अपने घर पर। कहकर सोहन भी कमरे में चला गया। मम्मी देखा आपने कैसे भाभी सबके सामने मुझे सुनाकर चली गई। भाई ने भी कुछ नहीं कहा। भाभी को इतनी ही बुरी लगती हूँ मैं तो एक बार शादी हो जाने दो। मैं तो लौट कर कभी इनके घर में कदम भी नहीं रखूंगी। दिव्यांशी रोनी सी सूरत बनाकर बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? अभी तो ये घर मेरा है, मैं बैठी हूँ। जब तक तेरी माँ जिंदा है 10 बार आएगी तो यहाँ, और इन लोगों को करना पड़ेगा तेरा हर काम। जा जाकर आराम कर। जानवी जी ने दिव्यांशी का साथ देते हुए कहा। जानवी जी की सह पाकर दिव्यांशी वहाँ से उठकर अपने कमरे में गई और अपने मोबाइल को लेकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसके कारण घर में झगड़ा भी हुआ है। जानवी जी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटे और 1 बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा नौकरी के कारण अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। मीरा की शादी को ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 5 महीनों में वो सबसे ज्यादा परेशान अपनी छोटी ननद दिव्यांशी से हो चुकी थी। दिव्यांशी किसी काम में मदद नहीं करती थी। अगर किसी काम के लिए बोलो तो उसका जवाब होता था कि मैं तो छोटी हूँ, भला मैं क्यों काम करूँ? घर में इतने बड़े लोग मौजूद हैं, वो करे, लेकिन जबान चलाने के मामले में वो सबसे आगे होती थी। किसी के भी सामने अपनी भाभीियों को कुछ भी सुना देती थी, लेकिन जानवी जी उसे कभी नहीं समझाती। यह बात तो मीरा को उसी दिन समझ में आ गया था जब वो शादी होकर इस घर में आई थी। तब उसकी जेठानी शादी के घर में काम में लगी हुई थी। तब उनकी छोटी बेटी उन्हें परेशान कर रही थी तो उन्होंने दिव्यांशी से कहा, दिव्यांशी तुम थोड़ी देर के लिए मीना को संभाल लोगी, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। पर दिव्यांशी ने तो आव देखा न था, फट से जवाब दे दिया, भाभी बेटी क्या मेरे भरोसे पैदा की थी? आप माँ हो, आप ही संभालो, मुझसे नहीं होता ये काम। यह सुनकर बड़ी ननद ने दिव्यांशी को डांटा तो जानवी जी ने उसे ही चुप करा दिया। अरे क्यों उसके पीछे पड़ी है? अभी तो ओ खुद ही बच्ची है, बच्चे कहाँ से संभालेगी? ला मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मी, ये बच्चे नहीं संभाल सकती, लेकिन बोलने के तरीके तो होने चाहिए। कैसे बात कर रही है ये भाभी से? बड़ी ननद ने कहा। अब तू चुप करना, क्यों बतंगड़ बना रही है? चुपचाप जो काम हो रहा है वो काम करो। और यह कहकर जानवी जी ने बड़ी बेटी को चुप करा दिया। दिव्यांशी कई बार ऐसी बातें बोल जाती जिसके कारण मीरा को बहुत गुस्सा आता था, पर वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी या फिर सोहन उसे चुप रहने के लिए कहता था। और आज सुबह की ही बात थी। मीरा को तीसरा महीना चल रहा था, इस कारण थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वो रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। उसने जानवी जी के कहे अनुसार नाश्ते में पोहे तैयार कर रही थी, लेकिन नाश्ता देखते ही दिव्यांशी ने नाक भौं सिकोड़ लिए।
और जिद करके बैठ गई कि उसे तो आलू के पराठे ही खाने हैं। ये देखकर एक बार मीरा के मन में आया कि कह दे कि अपने आप ही बनाकर खा लो, इतना तो आता ही होगा। आखिर शादी के लिए लड़के जो देखे जाने लगे हैं। पर फिर उसने सोचा कि कौन दिव्यांशी के मुंह लगे, उसे बोलने की तो तमीज है नहीं। ये सोचकर मीना ने कहा, दिव्यांशी अभी जो नाश्ता बना है वो खा लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक लगेगी तो बना दूंगी। क्यों, आपको पराठे बनाते ही जोर आता है क्या? किस लिए लेकर आए हैं आपको यहाँ पर? मुझे तो अभी पराठे खाने हैं। और आप अभी बना कर दोगी? दिव्यांशी जिद करते हुए बोली। पर मीरा ने साफ इनकार कर दिया। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं बनाती ही ना, कभी किसी काम के लिए इनकार तो नहीं किया। और आज वाकई तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मुझसे नहीं बनेंगे। दिव्यांशी क्यों जिद कर रही है? पोहे खा लेना, जब मीरा की तबीयत ठीक होगी तो पराठे बनाकर दे देगी। और तुझे ज्यादा ही खाने की इच्छा है तो खुद बना ले, क्या बच्चों जैसे जिद किए जा रही है? तभी सोहन ने कहा। सोहन का कहना दिव्यांशी को ज्यादा अखर गया। उसने बदतमीजी से कहा, भाई तुझे नाचना है तो तू नाच अपनी बीवी के इशारों पर, हमें नाचने का शौक नहीं है। घर का काम करते ही इनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन अपने मायके वालों से बात करनी हो तो कैसे हंस हंस कर बात करेंगी। बस यही बात मीरा को अच्छी नहीं लगी और वो दिव्यांशी पर चिल्ला पड़ी। और अब तो ये अक्सर होने लगा था। अब मीरा भी दिव्यांशी की बातों को बर्दाश्त नहीं करती थी और पलट कर जवाब दे देती थी। इस कारण से घर का माहौल बिगड़ने लगा था। लेकिन इन सब का मीरा पर भी तो असर ही हो रहा था। ये देखकर सोहन मीरा को उसके मायके छोड़ आया। इधर तो सबको घर के काम के लिए मीरा की जरूरत पड़ती थी। अब मीरा नहीं थी तो सारा काम जानवी जी के सिर आ गया। लेकिन दिव्यांशी तो अभी भी कोई मदद नहीं करती। अगर जानवी जी कहती तो सीधा जवाब देती, मम्मी मैं घर में सबसे छोटी हूँ, क्या मुझसे काम करवाओगी? आखिर एक दिन जानवी जी को भी पलट कर जवाब दे ही दिया, सबसे छोटी है तो क्या हुआ, खाती भी तो है, थोड़ा सा काम नहीं करवा सकती? अरे अपने भाभी के साथ तो ऐसा करती ही थी, अपनी माँ के लिए भी तुझे दर्द नहीं आ रहा? मम्मी मुझसे काम करवाओगी? कम से कम मायके में तो आराम करने दो, कल को ससुराल में तो ऐसी की तैसी। तेरे ससुराल की ऐसी काम चोरी रही तो ससुराल से भी लौट कर वापस ही आएगी और हमारी छाती पर मूंग धरेगी। तेरे चक्कर में मैं अपने बेटे बहू से और बुरी हो रही हूँ। चुपचाप काम कर, अब मैं तेरे किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली। आखिर जब जानवी जी ने उसके कोई काम नहीं किए तो उसे खुद ही समझ में आ गया कि अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मीरा जब डिलीवरी के बाद वापस आई तो तब तक दिव्यांशी की शादी पक्की हो चुकी थी और 2 महीने बाद उसकी शादी भी हो गई। इसलिए मीरा और दिव्यांशी का आमना सामना थोड़ा कम ही हुआ। वैसे भी मीरा की माँ ने उसे काफी हद तक सुधार दिया था, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब मीरा के साथ भी हद से ज्यादा बदतमीजी होने लगी थी और अगर अब उसके साथ कड़ाई नहीं की गई तो उसका घर संसार कभी नहीं बसने वाला। वह अपने हाथों से अपना घर संसार उजाड़ देगी और साथ ही साथ हमेशा के लिए अपना मायका भी खत्म कर लेगी, क्योंकि माँ भी कब तक रहेगी मायके में, आगे तो उसे भाई भाभीयों के साथ ही निभाना है। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।